नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SOWP, स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा। उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपना स्पाउस वीज़ा कनाडा का अप्लाई करना होता है, स्पेशली जो स्टूडेंट डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ जो जाकर वहाँ पर वर्क परमिट ले लेते हैं, जहाँ जो जाकर वहाँ पर PR ले लेते हैं, उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं बहुत सारी वीडियो में लगातार बताता आ रहा हूँ कि ये जो केसेस होते हैं फैमिली रीयूनियन, दीज आर वेरी टेक्निकल केसेस। ये स्टूडेंट वीज़ा नहीं है कि स्टीरियोटाइप का काम है कि वहाँ से एडमिशन आ गया। कनाडा में मैक्सिमम कॉलेज और यूनिवर्सिटी से एडमिशन तो आप 99% लेकर चलिए आ ही जाता है, और बच्चे को ये लगता है कि एडमिशन आ गया, वीज़ा आ ही जाएगा। और नंबर ऑफ़ वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं स्टूडेंट के। इवन उन बच्चों के भी वीज़ा रिफ्यूज़ल देखने को मिले हैं जिनके 90% मार्क्स थे, 7.5 बैंड थे, उसमें लैक ऑफ नॉलेज, दैट रीज़न बच्चों को रिजेक्शंस देखने को मिली है। बैकलॉग हो सकते हैं, जहाँ ओवर बिजी IRCC हो सकता है, ये भी रीज़न्स हो सकते हैं। बट जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, ऐसी प्रोफाइलें हैं जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, जैसे मोर देन 70-80% हैं, सब 6 ईच बैंड हैं, 12th रिसेंट पास आउट है, उनके वीज़ाज़ आने के मैक्सिमम चांसेस हैं अगर आप प्रॉपरली अप्लाई करते हैं। मैं अभी पहले अपने टॉपिक पे आऊँ, SOWP, स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा का। उसको आप ऑलवेज एक टेक्निकल पर्सन के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। और बहुत सारी वीडियो में वर्ड रिपीट करता हूँ, रिसर्च। और आप रिसर्च तब स्टार्ट करते हैं जब आप गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, साथ में बैन लगता है। फिर आप मेरे जैसे कंसल्टेंटों को ढूंढते हैं कि दे आर द एक्सपर्टाइज अबाउट SOW स्पाउस केसेस और बैन केसेस को हमारी जैसी कंपनी डील करती हैं। फिर हमारा ओपिनियन मांगते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि हमसे 20 मिनट बात करें, 10 मिनट बात करें, 3-3 विजिटें करते हैं हमारे पास। सर बताएं, अभी मेरी बात सुन लीजिए। हम आपका केस देखने के बाद जब हमारी चैट चलती है फ़ोन के ऊपर ही हम बता देते हैं कि ये आपके केस में होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अभी आप मीटिंग चाहते हैं, 2-2 मीटिंगें चाहते हैं, तो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद वी कैन गिव द टाइम, अदरवाइज़ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास चल रहे हैं, और गप्पे मार के, मोटिवेशंस दे के, 100% की गारंटियाँ देकर हम केस रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। टेक्निकल है और टेक्निकल ही बात करते हैं। तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और एक न्यू कंसल्टेंट और एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट और एक जो वेरी टेक्निकल कंसल्टेंट है, उसमें फ़र्क क्या है। हमने ये फैमिली रियूनियन केसेस मैक्सिमम कंट्रीज़ के डील किए हैं, और मेरे हाथ से कम 30 से 35 कंट्रीज़ में फैमिली रियूनियन केसेस डले हुए हैं। शेंगन की नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में हमने डाले हुए हैं। USA से जब पिटीशनें अप्रूव्ड होकर आती हैं, जब यहाँ से उनका DS 160 भरा जाता है, उनसे एम्बेसी में किस टाइप की क्वेश्चनिंग हो सकती है, क्या आपका मोबाइल भी वो चेक कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वो ही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिनको इसके बारे में नॉलेज है। कौन सी ऐसी एम्बेसीज हैं जो फैमिली रीयूनियन के केसेस की फिजिकल वेरिफिकेशंस करती हैं, घर में आकर चेक करती हैं डॉक्यूमेंट, मैरिज कहाँ हुई थी, आपके नेबर में रहने वाले उनसे पूछा जाता है कौन से पैलेस के अंदर मैरिज हुई थी, आपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाया है, उनकी जो थर्ड पार्टी उसको कैसे क्रॉस चेक करती है, ये वो ही बता सकता है जिसको टेक्निकल नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। एक तो फ्रेश बंदा है जिसके थ्रू सिर्फ वीज़े ही वीज़े दिखा रहा है, बस आपका सिंपल सा फॉर्म भर के भेज दिया और आपके ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ करवा दिया और बैन लगा दिया। और एक ऐसा टेक्निकल पर्सन है जो इस चीज़ के अंदर डिस्कशन करने वाला है कि जब आपने स्पेशली कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो किस वे से करना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमने कहाँ तक लड़के वहाँ की फेडरल कोर्ट के थ्रू आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू को अलोक करवाया है, और उनकी जजमेंटें जो आती हैं, हर क्वार्टरली जो जजमेंटें न्यू आती हैं, उनको हम डाउनलोड करके पढ़ते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें हम उनकी प्रेजेंटेशंस और रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं, कवरिंग लेटर बनाते हैं। जब जहाँ बच्चे को इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो उसको प्रिपेयर करके भेजते हैं।
तो ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, वो सिर्फ फॉर्म भर के अपना काम ख़त्म, 15-20 हज़ार रुपया लिया, 25 ले लिया, 50 ले लिया, उसके बाद मैं कौन और तुम कौन। बट हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। टिल द एंड तक हम आपके साथ खड़े हैं, स्टैंड रहते हैं, फाइट करते हैं। जब तक हम ना नहीं करते, तो जब तक हम लड़ते ही रहते हैं अगर आप एक जेन्युइन है। तो क्या प्रिकॉशंस हैं? सबसे पहले मैं टेक्निकली क्या चीज़ चेक करता हूँ, आपकी मैरिज बिफोर स्टूडेंट वीज़ा की है या आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा है, जब आपके स्पाउस को वीज़ा मिल गया उसके बाद मैरिज हुई है, या जो मैरिज है पहले ही हुई थी और आपका जो स्टूडेंट है वो सिंगल गया था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर पुटिंग द स्पाउस एप्लीकेशंस। आपका स्पाउस पहुंचने के बाद जब वहां पहुंच जाता है तो कब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्या वर्क परमिट पर जब आ जाए, अगर वर्क परमिट पर आ जाता है तो उसका नो कोड क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चेक किया जाता है। आप जब हम एप्लीकेशन स्पाउस वीज़ा की डालते हैं तो हम मीटिंग्स देखते हैं कि स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ कितना टाइम उनकी मीटिंग्स हुई हैं साल के अंदर, क्या वो साल में 2-3 बार एक दूसरे से मिले भी हैं, क्योंकि एक लंबा गैप है जो मैरिज के बाद हस्बैंड और वाइफ का, उनकी डिक्शनरी में दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। वो उनको कहते हैं कि जो 6 महीने तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं उनको हम मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं समझते हैं। ये ऐसा उनकी सोच है, क्योंकि एक फ़ौजी भी है ना जो फ़ौज में है, वो भी साल में 3 या 4 बार छुट्टी आता है। तो ये टेक्निकल चीज़ें वही चेक कर सकता है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। उसके बाद एजुकेशन, जहाँ आपका जो स्पाउस जहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसकी हम फाइनेंशियल कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, उसके बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम आपने अपनी SOWP की फ़ाइल डालनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर इंटरव्यू आ जाए तो क्या वो आपका कंसल्टेंट आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करवा सकता है या नहीं करवा सकता। इवन आफ्टर मैरिज आपका हनीमून क्या इनसाइड है इंडिया में या आउटसाइड कंट्री में हनीमून पे गए हैं, आपका दोनों के जो रिलेशंस हैं उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास कितने हैं, आधार कार्ड के ऊपर नाम चेंज कर एड्रेस चेंज करवाया या नहीं करवाया, कोई ज्वाइंट अकाउंट है स्पाउस का, मैरिज फ़ोटो हो सकती है, हनीमून जहां मनाने गए थे बाई एयर गए थे, आपकी ज्वाइंट एयर टिकट्स हो सकती हैं, वहाँ की आपकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, बिफोर मैरिज आपकी मीटिंग्स, आप एक दूसरे से कब मिले थे वो डेट्स हो सकती हैं, बिफोर मैरिज आपकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स रही हैं, आपने कोई फ़ोटो बिफोर मैरिज खींची हूँ, इवन आफ्टर मैरिज कौन कौन सी जगहों पर आप घूमने के लिए, ये ऐसी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हम बताकर पर्सन को भेजते हैं कि वो पर्सन वहाँ जाकर कंफ्यूज ना हो। इवन और मैक्सिमम जो कंप्लेंट आती हैं, जो वीज़ा ऑफिसर है स्पेशली कनाडा का, वो बहुत र्यूडली बिहेव करता है एप्लीकेंट के साथ। ऐसी ऐसी चीज़ें हम इन जजमेंटों के अंदर पढ़ते हैं। ये जजमेंट भी ऐसी आई हैं, ये एक नहीं है, बहुत सारी जजमेंटें पढ़ी हैं, ऐसे कारण भी जो बच्चों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं और साथ में बैन लगा है। जब बैन लगना होता है बच्चे को, क्या PFL जिसको हम प्रोफेशनल फेयरनेस लेटर वीज़ा ऑफिसर ने आपको दिया था, जिसको हम एक अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं कि बिफोर पुटिंग द बैन ऑन एनी पर्सन, जब भी कैनेडियन अथॉरिटी IRCC किसी भी बच्चे के ऊपर बैन लगाना होता है तो उसको एक PFL लेटर इशू करती है। क्या आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी या नहीं दी गई थी, वो लेटर इशू किया गया था या नहीं किया गया था, अगर नहीं किया गया था तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कहाँ के लिए, फेडरल कोर्ट में जब हम जजमेंट के लिए, जब हम वहाँ के कोर्ट में आपके केस को फाइल करते हैं। तो कोर्ट के अंदर क्या है, जज बैठे हुए हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स देखेंगे एप्लीकेंट के, अनदर साइड जो IRCC है इमिग्रेशन, उसके भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देखेंगे इंस्टेड ऑफ वर्बल डिस्कशन। जिसके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होंगे तो वो ही अपील वहाँ की फेडरल कोर्ट अलो करेगी। तो ऐसी ऐसी प्रिपरेशनें करवाकर, ऐसे ऐसी चीज़ों को प्रिपेयर करके, ऐसे ऐसे फाइलिंग कैसे करनी है, आपकी 5 बार भी रिफ्यूज़ड है लेकिन आपकी जेन्युइन मैरिज है तो आपको वीज़ा मिलने में चांसेस हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, बट पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका कंसल्टेंट कैसा है, जितनी बार अपना कंसल्टेंट चेंज करते रहेंगे उतनी बार आपका अपना नुकसान होगा। इसलिए सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइप ऑफ क्रिटिकल केसेस। तो अभी एक लेटेस्ट मेरे पास जजमेंट आई है, ये जजमेंट के अंदर क्या लिखा है, ये ऐसी जजमेंट मेरे पास 6-7 हैं।
जो कि बहुत ही फेवरेबल रही हैं जो स्पाउस के, क्योंकि स्पाउस को वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया, रिफ्यूज़ल के बाद उसके ऊपर बैन भी लगाया गया जब उसको इंटरव्यू में बुलाया था। तो ये जजमेंट के अंदर क्या लिखा है, ऐसी जो फेवरेबल जजमेंट हैं जिसमें स्पाउस को बेनिफिट हुआ है, उसको रिकन्सिडरेशन के लिए कहा गया है उसके केस को, तो वो मैं अभी जजमेंट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी से रिलेटेड, SOWP जिसको हम स्पाउस ओपन वर्क परमिट कहते हैं, अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने स्पाउस का वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन इज़ वेरी टेक्निकल अबाउट दीज टाइप ऑफ केसेस। हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं। यहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इवन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, इन्वेस्टमेंट वीज़ा अप्लाई करना है, किसी भी टेक्निकल आपकी कोई प्रॉब्लम है वीज़ा से रिलेटेड, यू कैन पुट योर मैसेज ऑन अवर व्हाट्सअप। आपके क्वेरी को देखने के बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।